हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास 12th क्लास की हिस्ट्री की लेसन नंबर 5 की यात्रियों की नज़रिए। ये इसका पार्ट 2 है। आज इसकी चर्चा करेंगे। इसकी 3 बुक है हिस्ट्री की। पार्ट 2 के पहले लेसन की बात करेंगे, यात्रियों की नज़रिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यात्रियों की नज़रिए में। तो क्या है यात्रियों की नज़रिए, तो देखते हैं। यात्रियों की नज़रिए जो लेसन है उसमें क्या बताया गया है। विभिन्न लोगों द्वारा यात्रा करने का उद्देश्य है कि लोग यात्रा क्यों करते थे। अगर हम बात करें कि जो लोग थे वो यात्रा किस लिए करते थे। महिलाएं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में क्या की थी, यात्रा की थी। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए लोगों ने यात्रा की थी। व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों तथा तीर्थयात्रियों के रूप में लोगों ने यात्रा की थी। साहस की भावना से प्रेरित होकर लोगों ने यात्रा की थी। 10वीं से 17वीं शताब्दी की बात करें हम, तो इसके अंदर भारतीय उपमहाद्वीप में आए यात्रियों की बात करें, 10वीं से 17वीं तक के लोगों की बात करें, तो सबसे पहले जो भारत में यात्री आया था 10वीं शताब्दी, अल बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी। नेक्स्ट बात करते हैं इब्न बतूता की। तो जो इब्न बतूता है, यह यात्री 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आया था। मोरक्को कहाँ पे है? मोरक्को वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है मोरक्को। वहां से ही यात्री आया था। और नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रांसवा बर्नियर की, जो 17वीं शताब्दी में यह यात्री कहाँ से आया था? यह यात्री फ्रांस से आया था। और आगे बात करें चौथे नंबर पे अब्दुल रज़ाक, यह यात्री हेरात से आया था। सबसे पहले हम बात करेंगे अरबी यात्री के अल बरूनी के जीवन के बारे में। अल बरूनी का जो जन्म है वो आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वाजारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। और जो ख्वाजारिज्म की जो शिक्षा है का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस समय जब अल बरूनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उस समय जो ख्वाजारिज्म है वो एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी और बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। और वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें से सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा के बारे में जानता नहीं था, फिर भी वह यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में और यूनानी दार्शनिक के कार्यों के से भी क्या था, पूर्ण रूप से परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी की बात करें तो ख्वाजारिज्म पर आक्रमण के पश्चात जो सुल्तान मोहम्मद था, उसने क्या किया, ख्वाजारिज्म पर आक्रमण करके वहाँ से कई विद्वान और कवियों को क्या किया, अपने साथ गजनी ले गया। और अल बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधुकों के रूप में गजनी आया। धीरे धीरे उसने क्या किया, गजनी शहर पसंद आने लगा। 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई और बाकी का जीवन उसने यही बिताया था। आगे हम बात करते हैं अल बरूनी ने क्या किया। अल बरूनी ने ब्राह्मणों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, दर्शन, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। अब बात करते हैं अल बरूनी की यात्रा की। तो अल बरूनी की जो यात्रा है वो उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनी आया, साम्राज्य में आया। उत्तर भारत का पंजाब प्रांत उस समय क्या था, गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। और हालांकि यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अल बरूनी ने यात्रा की थी। अल बरूनी ने ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। संस्कृत,
धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसके लिखने के समय वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम के सहारा रेगिस्तान से लेकर और उत्तर की वोल्गा नदी तक के क्षेत्र में ये वृत्तांत से संबंधित थे। अब बात करते हैं आगे अल बरूनी की किताब की। अल बरूनी की किताब की बात करते हैं तो अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। यह अल बरूनी द्वारा लिखी गई अरबी भाषा में लिखी गई किताब थी। इसकी भाषा बिल्कुल सरल थी और बहुत ही स्पष्ट थी। यह विस्तृत ग्रंथ जो धर्म दर्शन त्योहार खगोल विज्ञान कमियां रीति रिवाज और आदि विषयों के आधार पर इसमें 80 अध्याय मौजूद थे। अल बरूनी की किताब में 80 अध्याय मौजूद थे और आरंभ में पहले क्या होता था, पहले एक प्रश्न होता था और उत्तर कुछ ऐसे लिखा गया था। इस पुस्तक को अंत में अन्य संस्कृतियों की तुलना के बारे में अल बरूनी ने बताया था। अब आगे बात करते हैं अल बरूनी के लेखन की विशेषताओं की कि अल बरूनी ने जो लेखन कार्य किया था उसमें क्या विशेषता थी। अपने लेखन कार्य में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया था और 80 इनमें से लेखन ग्रंथि सामग्री शैली विषय उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था कि उसने क्या किया था। उसकी जो विशेषता क्या थी, वह किसी भी भाषा में जो ग्रंथ लिखता था उसकी क्या करता था, आलोचना, मतलब उसकी बुराइयों के बारे में चर्चा करता था। उसके ग्रंथों में दंत कथाओं से लेकर जो भगवान बुद्ध की जो दंत कथाएं थी उससे लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी क्या थी उसके अंदर शामिल थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्येक अध्याय में अल बरूनी की एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। आरंभ में वह क्या करता था, एक प्रश्न करता था। अल बरूनी आरंभ में क्या करता था, अपने वृत्तांत के अंदर एक प्रश्न था, फिर उस संस्कृति परंपराओं के आधारित वर्णन और अंत में संस्कृति की क्या करता था, अन्य संस्कृति से तुलना करता था। नेक्स्ट बात करते हैं अल बरूनी की जाति व्यवस्था की कि उसने जाति व्यवस्था के बारे में क्या वितरण किया, क्या वर्णन किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अल बरूनी ने यह बताने की कोशिश की है जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं बल्कि फारस में भी थी। जाति की जो आज व्यवस्था देख रहे हैं हम, ये केवल भारत में नहीं थी, ये फारस के अंदर भी थी और अन्य देशों में भी थी। उसने बताया कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे। पहला कौन सा था, पहला था घुड़सवार, दूसरा भिक्षु, तीसरा पहला था घुड़सवार जिसे हम शासक वर्ग के नाम से जानते हैं, दूसरा था भिक्षु जिसे हम पुरोहित वर्ग के नाम से जानते हैं, तीसरा था वैज्ञानिक चिकित्सक जिसे हम खगोल शास्त्री वर्ग कहते हैं और चौथा था किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग के श्रेणी में आता था। उसने यह बताया कि जो इस्लाम है, इस्लाम में सभी समानता मानी जाती है, इस्लाम में सभी को समान बताया गया है। उसने भिन्नता धार्मिक अनुसरणों में बताया था। उसने बताया कि इस्लाम में जो लोग हैं उनको समान माना जाता है लेकिन उनके धर्म में अलग अलग था, क्योंकि कई तो सुन्नी थे और कई क्या थे, शिया वर्ग से थे। मुसलमानों में क्या होता है, मुसलमानों में 2 प्रकार के मुस्लिम होते हैं, एक तो होते हैं शिया, ठीक है, एक होता है सुन्नी। जो ज्यादा संख्या वो किसकी है, सुन्नी समुदाय के लोगों की है। और उसने बताया कि इस्लाम में समानता थी और सिर्फ उसमें भिन्नता धार्मिक अनुसरण था। बात करते हैं ब्राह्मणवादी परंपरा में अस्पृश्यता को अल बरूनी ने गलत माना कि जो ब्राह्मणवादी हैं, जो लोग जाति के आधार पर जो अस्पृश्यता करते थे, उसने अल बरूनी ने इस चीज को क्या बताया है, गलत बताया है। हर चीज को अपवित्र हो जाती है जो अपवित्रता प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब बात करते हैं अगले लेखक की बात, अगले राइटर की बात करते हैं जो यात्री आया था उसने। नेक्स्ट बात करते हैं हम इब्न बतूता के जीवन की। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था, उसका वृत्तांत कौन सी भाषा में लिखा गया था, इब्न बतूता में भी अरबी भाषा में ग्रंथ लिखा था। उसका यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, रिहला नाम से जाना जाता है। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय के बारे में
बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियां इब्न बतूता का जो ग्रंथ है रियला उसमें बताई गई है। और मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेजियर के सबसे सम्मानित परिवार और शिक्षित परिवारों में से था, जो इस्लामी कानून और शरिया की अपनी विशेषताओं के लिए क्या था, प्रसिद्ध माना जाता था। और आगे बात करते हैं, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य और शास्त्र रूढ़ की शिक्षा क्या कर ली थी, हासिल कर ली थी। तो जो इब्न बतूता था उसने कम ही उम्र में अपने परिवार में क्या किया था, कम ही उम्र में उसने साहित्य और शास्त्र रूढ़ से सबसे कम उम्र में क्या किया था, शिक्षा हासिल कर ली थी। और आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं, यात्रियों से अर्जित अनुभव को इब्न बतूता ज्यादा महत्व देता था। क्या था कि जो इब्न बतूता के परिवार में अन्य सभी साथी थे वो क्या करते थे, वो किताबें पढ़ते थे, लेकिन जो इब्न बतूता था इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता की जो अन्य सदस्य थे उसके साथ पढ़ने वाले वो किताबों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इब्न बतूता क्या करता था, यात्रियों द्वारा जो अर्जित यात्रा करने पर जो उसे ज्ञान अर्जित होता था उसको ज़्यादा क्या करता था, महत्व देता था। और अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं में ज्ञान का अनुभव और अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। वो उसका मानना था कि किसी चीज़ के बारे में पढ़ने से अच्छा उस चीज़ के देखने से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। उसने यात्रा करने का बहुत शौक था, इब्न बतूता को बहुत ही ज़्यादा शौक था यात्रा करने का, और वह नए नए देशों में लोगों के विषय के बारे में जानना और दूर दराज के क्षेत्रों तक गया था। इब्न बतूता बहुत ही लंबे एरिया में घूमने गया था। और अब बात करते हैं इब्न बतूता की यात्रा की। 1332 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मोरक्को की तीर्थ यात्रा और मक्का, माफ़ कीजिएगा, वह भारत के आने से पहले उसने क्या किया था, मक्का की यात्रा, तीर्थ यात्रा की। सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाहों पर उसने क्या किया था, यात्रा कर चुका था। और मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में समुद्र स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा था, सिंध में पहुंचा था, जो आज कहाँ पर है, जो सिंध है, सिंध जो प्रांत है वो कहाँ पर है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो वहाँ पहुंचा था और सिंध से दिल्ली तक की उसने क्या की थी, यात्रा की थी। और 1342 में मंगोल शासक के पास दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में 1342 में क्या हुआ, दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया और वह चीन भी गया था। चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह क्या किया था, उसने वह बंगाल भी गया था, असम भी गया था और वह जहाज से सुमात्रा भी गया था। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत की विशेषताओं की बात करें तो चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना में मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की वृत्तांत से की जाती है, कि जो इब्न बतूता की जो तुलना है वो किससे की जाती है, मार्को पोलो, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, उसके वृत्तांत से की जाती है। और इब्न बतूता ने नवीन संस्कृति और लोगों और आस्थाओं और मान्यताओं और आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी और कुशलतापूर्वक क्या करवाया था, दर्ज करवाया था। अब बात करते हैं दो भारतीय वस्तुएं जिन्हें इब्न बतूता अपरिचित था। भारत की ऐसी दो वस्तुएं जिनसे इब्न बतूता बिल्कुल भी अनजान था। पहला है नारियल, दूसरा है पान का पत्ता। इन दो चीज़ों से इब्न बतूता ने पहली बार अपने जीवन में भारत में आकर नारियल और पान का पत्ता देखा था। उससे पहले उसने अपने जीवन में कभी भी नारियल का और पान के पत्ते का कभी जिक्र भी नहीं सुना था। और इब्न बतूता के शहरों के वर्णन की बात करें तो
वह सामान्यतः भारत में जो देखता उसकी तुलना कहाँ से करता, यूरोप की स्थिति से करता था। इब्न बतूता की क्या खासियत थी, जो भी कुछ देखता उसकी तुलना किससे करने लग जाता था, माफ कीजिएगा 1 मिनट, इब्न बतूता जब भारत आया तो भारत के बाजारों में घूमा। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों और अवसरों से भरा पाया कि इब्न बतूता ने भारत के शहरों में अवसरों से भरा पाया। इब्न बतूता ने बताया कि अगर वह किसी कौशल, इब्न बतूता ने अपनी किताब में बताया कि किसी के पास कौशल और इच्छा है तो इस शहर के अवसरों में कमी नहीं है। अगर इब्न बतूता ने बताया कि भारत में अगर किसी के पास अच्छी स्किल है तो यहाँ पर भारत में उसके शहरों में यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। शहर घनी आबादी वाले और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। सड़कें बहुत चमक दमक वाली थी और बाजार बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर थे। यहाँ के बाजारों में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया और बताया कि भारत का सबसे बड़ा है। इब्न बतूता ने दिल्ली को, यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली को क्या बताया, इब्न बतूता ने सबसे बड़ा शहर बताया। इब्न बतूता दौलताबाद को दिल्ली से कम नहीं बताता था। जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी थी दौलताबाद, उसको भी क्या बताया, दिल्ली से कम नहीं बताया। और वह आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। बहुत सारे बाजार, मंदिर, मस्जिद दोनों होते थे। इब्न बतूता बताता है कि भारत में मलमल का कपड़ा बहुत महंगा था। केवल धनी आदमी उसे क्या कर सकते थे, पहन सकते थे। अब बात करते हैं कि जो भारत में जो मलमल का कपड़ा था वो बहुत महंगा था। सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं वही उसका क्या कर सकते थे, उपयोग कर सकते थे, क्योंकि इसको खरीदने में बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता था, पैसा खर्च करना पड़ता था। तो एक बात और, इब्न बतूता के संचार प्रणाली की वर्णन के बारे में बात करते हैं तो इब्न बतूता ने भारत में 2 प्रकार के डाक अवस्था बताई थी। इब्न बतूता ने, पहली है अशव डाक अवस्था, दूसरी है पैदल अवस्था। तो सबसे पहले हम अशव डाक अवस्था देखते हैं क्या थी। इसमें इसे उलुक भी कहा जाता था। अशव डाक अवस्था को किस नाम से जाना जाता था, उलुक के नाम से भी जाना जाता था। और यह अवस्था हर 4 मील पर राजकीय घोड़े खड़े रहते थे। क्या होता था, हर 4 मील के बाद में एक राजकीय घोड़ा खड़ा रहता था और इस तरीके से और घोड़े संदेश लेकर जाते थे। कहने का भावार्थ है, मान लो यहाँ से कोई घोड़ा संदेश लेकर आगे पहुंचा है तो आगे पहले ही शुरू में ही घोड़ा तैयार रहता था और वह घोड़ा दूसरे घोड़े के आने का इंतजार करता था और फिर वह आगे चलता था। इस प्रकार से उसने बताया कि 4 मील के, हर 4 मील पर एक राजकीय घोड़ा खड़ा रहता था जो संदेश को लेने के लिए इंतजार करता था। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैदल डाक अवस्था की। इस अवस्था में प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे जिन्हें हम दावा कहा जाता है। भी 3 मील के बाद में एक अवस्थान होता था जिसे किस नाम से जानते हैं, दावा के नाम से जानते हैं। और इसमें संदेशवाहक हाथ में छड़ लेकर दौड़ता था और छड़ में घंटियां बंधी होती थी। हर मील पर एक संदेशवाहक तैयार रहता था। क्या होता था, एक छड़ी लेकर दौड़ के जाता था और जब वह घंटी बजती दिखाई देती तो वह एक्टिव हो जाता और वह संदेश लेने के लिए दूसरा वाहक तैयार रहता था। तो ये बताया कि उसने 2 प्रकार की अवस्था बताई थी। एक तो डाक, अशव डाक अवस्था। अशव मतलब होता है घोड़ा, घोड़े के ऊपर 4 मील के अंदर अवस्था थी। और दूसरा कहता पैदल डाक अवस्था जो 3 मील के अंदर थी। और एक जो पैदल वाला था वो क्या करता था, हाथ में एक छड़ लेके घूमता था जिस पर घंटी लगी होती थी और उस घंटी के माध्यम से दूसरे आने वाले, आगे वाले जो वाहक था उसे क्या करता था, सचेत किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। फ्रांसवा बर्नियर की। फ्रांसवा बर्नियर एक यात्री, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक क्या था, डॉक्टर भी था। और फ्रांसवा बर्नियर एक दार्शनिक भी था जिसे हम फिलोसफर कह देते हैं, इतिहासकार भी था।
फ्रांसवा बर्नियर भारत में काम की तलाश में आया था। जो फ्रांसवा बर्नियर था उस समय मुगलों का साम्राज्य था और वह यहाँ पर काम की तलाश में आया था। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से लेकर 68 तक भारत में 12 साल तक रहा था और फ्रांसवा बर्नियर मुगल साम्राज्य के अवसरों की तलाश में था कि जो मुगल एम्पायर है उसे कोई ना कोई उसे अवसर देंगे। बर्नियर ने शाहजहाँ के बड़े बेटे, शाहजहाँ का जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसके चिकित्सक के रूप में काम किया था और बर्नियर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर की जो लेखन विशेषता थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। बर्नियर एक बिन बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी तुलना सामान्य रूप से किससे करता था? यूरोप से करता था और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों की तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया था। उसका विचार नीति निर्माता और बुद्धिजीवी वर्गों को प्रभावित करना था। जो विचार नीति निर्माता था और बुद्धिजीवी वर्ग उसको प्रभावित करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे निर्णय ले सके जिनका वह सही मानता था। बर्नियर ने ग्रंथ ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में अपने गहन प्रशिक्षण में आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के सके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास में एक प्रकार के वैश्विक ढांचे को स्थापित करने का प्रयास किया था। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता था और सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता का रेखांकित करते हुए बर्नियर द्वारा पूर्व एवं पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देशों में कई भागों पर यात्रा की। जो देखा उसने उसके विषय के बारे में विवरण लिखे थे। आगे बात करते हैं हम। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना उसने किससे की थी? यूरोप से की थी। कि भारत में उसने जो भी देखा उसकी तुलना किससे करता था? ये नॉर्मल सी बात है, हम कहीं अगर जाएंगे तो हम उस जगह की तुलना अपने क्षेत्र से जरूर करेंगे। तो उसी प्रकार जो बर्नियर था वह यूरोप के फ्रांस क्षेत्र से आया था और फ्रांस से आने के बाद में उसने क्या किया था? भारत की तुलना फ्रांस से की थी। उसने अपनी जो प्रमुख कृति थी, प्रमुख कृति में फ्रांस के शासक लुई को समर्पित किया था। उसने जो अपनी प्रमुख कृति थी किससे किया था? फ्रांस के शासक लुई को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्र के रूप में लिखे जाते थे। जो भी कार्य थे उसको मंत्री और पत्र के रूप में लिखे जाते थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप के विकास की तुलना में दयनीय बताया। तो जो बर्नियर था उसने क्या किया? यूरोप की जो स्थिति है भारत की तुलना में दयनीय बताई थी। बर्नियर द्वारा भारत का चित्रण। अब बात करते हैं बर्नियर ने किस प्रकार से भारत का चित्रण किया था। तो बर्नियर का भारत का चित्रण विपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत में को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया था। फिर यूरोप को विपरीत जैसा कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नता महसूस की उसने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे उसे भारत में पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो कि जो पश्चिमी दुनिया है वो क्या हो? निम्न कोटि की। जिससे भारत में पश्चिम की जो दुनिया वो क्या हो? निम्न कोटि की प्रतीत हो कि जो पश्चिम के लोग हैं वो क्या है? भारत से बहुत ऊंचे हैं और भारत क्या उनसे निम्न कोटि का है। बर्नियर द्वारा भारतीय समाज के वर्णन की बात करें तो निजी स्वामित्व के गुणों का दृढ़ विश्वास था। उसने भूमि पर राज के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसने बताया कि वहां पर भूमि राज के स्वामित्व को राज्य का क्या बताया था? उसके निवासियों दोनों के लिए क्या बताया था? हानिकारक बताया। क्यों बताया था? भारत समाज में दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर और शक्तिशाली वर्ग
जो अल्पसंख्यक होते थे के द्वारा अधीन बनाया जाता था। गरीब से गरीब तथा अमीर से अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र कोई भी सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता था कि भारत के मध्य की स्थिति लोगों के नहीं है, जो भारत के मध्य स्थिति है वह लोगों के लिए नहीं है। अब बात करते हैं आगे बर्नियर के मुगल साम्राज्य के वर्णन के बारे में। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में इस रूप से वह कहता है कि इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर में नगर विनिष्ट बहुत खराब थे। और हवा से दूषित थे। इसके खेतियार झाड़ी और घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण है, राजकीय भूस्व। भी मुगल साम्राज्य में ऐसा क्यों था? क्योंकि मुगल साम्राज्य के समय में आम लोगों को बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से वहाँ का जो वातावरण है वो दूषित था। जो खेत थे वो झाड़ीदार थे, घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका रीज़न यही बताया कि वहाँ पर राजकीय भूस्वामित्व, जो राजकीय टैक्स है वो क्या है, सबसे ज़्यादा लगता था भारत में उस समय। मुगल साम्राज्य के समय की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं शिवरनगर की। तो बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों का शिवरनगर कहा गया। मुगलकालीन शहरों को किस नाम से जाना? शिवरनगर। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ये नगर थे जो अपने माफ कीजिएगा, ये नगर जो अपने अस्तित्व में रहने के लिए राज्य के शिविरों पर क्या थे, निर्भर थे। उनका मानना था कि राज के दरबार के आने पर तो ये नगर क्या होते थे, अस्तित्व में आ जाते थे। तो राज दरबार के चले जाने के बाद नगर तेजी से समाप्त हो जाए। कहने का भाव अर्थ है कि जब कोई मुगल राजा किसी शहर में जाकर कुछ समय के लिए शिविर लगाता तो वहाँ के जो नगर थे वो बड़े फल फूल जाते थे, वहाँ पर बाजार लग जाते थे। जैसे ही राजा अपना शिविर किसी दूसरे शहर में लगाता तो वह क्या होता था, नगर तेजी से समाप्त हो जाता था। इसलिए बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को क्या बताया था? शिविर नगर बताया था। बर्नियर द्वारा नगरों का वर्णन, वह ऐसे नगरों का वर्णन करता है जो राज दरबार के आने पर नगर बन जाते हैं और चले जाने पर क्या होते हैं, अस्तवीन हो जाते हैं। वह इसे क्या कहता है, शिविर नगर कहते हैं। वह कई प्रकार के नगरों का वर्णन करता है जो अस्तित्व में थे और उत्पादन केंद्र और व्यापारिक नगर, बंदरगाह, धार्मिक नगर केंद्र, तीर्थ स्थान आदि थे। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय और व्यावसायिक वर्गों के लिए अस्तित्व सूचक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। बर्नियर व्यापारी वर्ग के बारे में निम्न बातें कहता है। व्यापारी अक्सर मजबूत और सामुदायिक बंधुता वाले संबंध से जुड़े होते थे। वे अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन के नाम से जाना था। पश्चिमी भारत में जो ऐसे व्यापारी लोग थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? महाजन के नाम से जाना था। और जो उनका मुखिया होता था उसे किस नाम से कहते हैं? उसे सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरों केंद्रों में सभी महाजनों और सामुदायिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुख्य द्वारा होता था, जिसे हम नगर सेठ कहा जाता था। बात करते हैं शहर के व्यवसायी वर्ग की। शहरी और समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सा, जिसे हम हकीम और वैद्य कहते हैं, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकारी, वस्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय प्रश्न पर आधारित आश्रित थे और कई अन्य सुरक्षक भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा में जीवन यापन करते थे। आगे बात करते हैं बर्नियर ने दास दासियों के बारे में। बाजार में अन्य वस्तुओं की तरह दास और दासियां भी क्या करती थी, खरीदी जाती थी और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इनका निम्न उपयोग था। सुल्तान कुछ दासियों को संगीत में निपुण थी। सुल्तान अमीर वर्गों पर नजर रखने के लिए भी क्या करता था, उन्हें दासियों को नियुक्त करता था, ताकि जो अमीर वर्ग थे, मतलब सुल्तान के अंडर में किसी जगह पर शासन करते थे, उनके बारे में पता चलता रहे। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए, घर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और
पालकी या डोलों में पुरुष और महिलाओं को ले जाने के लिए भी इनकी सेवाओं को लिए। उस समय क्या था, पालकी और डोलों को भी उपयोग किया जाता था। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू रूप से श्रम के लिए बहुत कम थी। अब बात करते हैं सती प्रथा की। सती का कुछ पुरातन भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसे किसी पुरुष की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी को अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में समय में प्रविष्टि होकर आत्मत्याग कर लेती थी। सती प्रथा का सिस्टम यह था कि जब कोई भारतीय पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद में उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता को क्या करते थे, जो पुरुष की चिता थी उसके अंदर समय में वह क्या करती थी, आत्मत्याग कर लेती थी। उसके बारे में बर्नियर ने बताया था। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।